to discuss the themes of the poem When I Have Fears. When I Have Fears by John Keats, and it is regarded as one of the most important poems in your syllabus. ठीक है, आपके सिलेबस की ये सबसे important poems में से एक poem है. वैसे तो बेटा तमाम poems ही important होती हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा important होती हैं, तो उनमें आप इस poem को भी add रखें. ठीक है, अब इसके थीम्स पे अगर हम बात करते हैं तो टाइटल से ही हम स्टार्ट करेंगे. When I have fears, कहता है मुझे कुछ खौफ है, कुछ एप्रीहेंशंस हैं, कुछ दिल में कोई इनसिक्योरिटी है, कोई ख्वाहिश ऐसी है जो मिसिंग है या मिसिंग होने का डर है. अब वो फियर ऑफ आप देखते हैं दैट इज़ फियर ऑफ डेथ. ठीक है, मेजर थीम्स में अगर हम देखते हैं ना तो ये कौन से फियर्स हैं? फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लव. ठीक है, लव एंड पोइट्री. फियर रिगार्डिंग लव एंड पोइट्री क्या है आप देखिए ना. सबसे पहली बात तो आप देखते हैं इसमें कि द पोइट इज शेयरिंग हिज फियर्स, द रियल फियर्स दैट ही इज फेसिंग at that time. He knew that he was going to die. Tuberculosis, TB उस वक्त लाइलाज था, incurable disease था. जॉन कीट्स ने अपनी वालदा, अपने बड़े भाई को इस मर्ज से मरते हुए अपने सामने देखा, and everybody knew कि अगर किसी को TB होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा क्योंकि इसका कोई इलाज उस वक्त नहीं था. अब जनाब जॉन कीट्स जिसकी एज आलमोस्ट 25 ईयर्स थी, उसके लिए उसकी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें थी, दैट वाज नंबर वन हिज पैशन ऑफ पोइट्री. ही वांटेड टू कंपोज पोएम्स, टू राइट पोएम्स. ठीक है, बिकॉज ही न्यू दैट ही हैड गॉट एक्सीलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड मेच्योर आइडियाज़. उसको ये बात मालूम थी कि खुदा ने उसको ये सलाहियत दी थी. ही वॉज गॉड गिफ्टेड इन दिस नेचर, मतलब उसकी बाय नेचर उसमें ये सलाहियत थी कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिख सकता है. क्योंकि वो ये जानता था कि वो पोइट्री में उसके पास एक एक्सपर्टीज़ है, एक स्किल्स हैं उसके पास आइडियाज़ हैं, उसकी फ़्लाइट ऑफ इमेजिनेशन जो है बड़ी तेज़ है, यानी तख़य्युलात की परवाज़ जो है मुसलसल रहती है, उसके माइंड में आइडियाज़ आते हैं. तो वो इस खौफ में मुब्तला था कि जो कुछ उसके पास है उसका ब्रेन, ही से स्टीमिंग ब्रेन, यानी ओवरफ्लोइंग विद आइडियाज़. वो ये जानता था कि उसके पास बहुत से आइडियाज़ हैं, लेकिन उन तमाम आइडियाज़ को जॉट डाउन करने का टाइम उसको नहीं मिल रहा था. ही न्यू दैट ही वुड डाई. उसको पता था कि वो मर जाएगा जल्द, बहुत जल्द. तो ऐसी सूरत में इट वॉज़ वेरी टफ फॉर हिम, जबकि वो ये जानता था कि उसके पास इतने आइडियाज़ हैं. जिस तरह एक हार्वेस्ट, एक फसल जब कटती है उसमें ग्लीनिंग का प्रोसेस होता है, उसमें उसको फिर उसको उसके कैरेक्टरीज में यानी स्टोर रूम में उसको किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है चीज़ों को कांटी छांटी के बाद, जो यूज़फुल स्टफ होता है उसको गोदाम में सेव कर लिया जाता है. इसी तरह वो ये चाहता था कि उसको कुछ टाइम मिलता कि जो फसल उसके माइंड में पकी हुई, यानी जो मेच्योर आइडियाज़ हैं उसके ज़हन में, किसी तरह वो उन्हें अपने कलम के थ्रू किसी पीस ऑफ पेपर पे लिख के, वो कहता है हाई पाइल्ड बुक्स बन रहे, इतना ढेर लग जाए किताबों का. और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उसने साथ ही हमें बताया कि व्हेन आई बिहोल्ड, कहते जब मैं रात का सितारों भरा चेहरा देखता हूँ, वो ह्यूज क्लाउडी सिंबल्स देखता हूँ ऑफ हाई रोमांस. तो देखिए वहाँ से इस ये जो उसने हमें साथ ही एक नेचर में से आप देखिए ना, दैट इज़ वाई जॉन कीट्स इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक पोइट्स ऑफ हिज एरा एंड इवन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. सबसे ज़्यादा रोमांटिक पोइट्स जो थे. अब वाई रोमांटिक्स? बिकॉज ब्यूटी, नेचर एंड इमेजिनेशन, जहाँ ये तीन चीज़ें, इनका अमेलगम, इनका ब्लेंड, इनका मिक्सचर नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ समथिंग रोमांटिक. अब जॉन कीट्स की पोइम्स में हम देखते हैं कि उसकी वर्किंग्स में नेचर जो है उस पर इसने बहुत ज़बरदस्त किस्म की पोइम्स लिखी, ब्यूटी पे बहुत सी पोइम्स लिखी, और इमेजिनेशन जो है उसमें एडेड है, फैंसीफुल सी इमेजरी क्रिएट करता है.
अभी भी देखिए कि वो बताता है कि जब मैं सितारों भरा रात का चेहरा देखता हूँ, आसमान पे बने क्लाउड्स के वो सिंबल देखता हूँ, तो यानी ही नोज़ कि इन चीज़ों को देख के ये चीज़ें जो ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं ये उसके लिए थॉट प्रोवोकिंग है, उसके इमेजिनेशंस को प्रोवोक करती है और वो उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत अंदाज में उनकी खूबसूरती को अपने कलम के थ्रू बयान कर सकता है, बड़े डिफरेंट तरीके से, बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनर में। ही न्यू दैट ही हैड गॉट टैलेंट, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, दुख ये था कि उसको पता था मेरे पास अब इतना टाइम नहीं रहा। तो एक तो उसका ये फेयर, और हम देखते हैं ही इज़ क्वाइट जस्टिफाइड इन दिस फेयर, वो इस खौफ में बिल्कुल जस्टिफाइड है। हमें कैसे पता चलता है? द वे ही हैज़ रिटन दिस पोएम, जिस तरह से उसने अपने खौफ बयान किए हैं, जिस तरह उसने ये ह्यूज क्लाउडी सिम्बल्स की ये जो बातें की हैं, ये बातें ही इस बात की दलील है, एविडेंस है कि वाक़तन उसकी एज चाहे इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ही हैड गॉट मेच्योर आइडियाज़, उसमें मेच्योरेशन ऑफ माइंड थी, मेच्योरेशन ऑफ आइडियाज़ थी, ही वॉज मेच्योर्ड, ही एक्चुअली डिज़र्व्ड सम मोर टाइम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि हमें पता है कि फेट के आगे, किस्मत के आगे, जो वक्त हमारा मुकर्रर है ज़िंदगी में, उसके आगे हम बेबस है। सो ही न्यू दैट, उसको ये मालूम था। उसके बाद आ जाती है जनाब नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट उसका जो फेयर है दैट इज़ बेस्ड ऑन हिज लव, ठीक है, मोहब्बत उसको हुई। फैनी ब्राउन उनका नाम, शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि उसकी फियांसी भी कहा जाता है उसको। कुछ कहते हैं कि नहीं, मंगनी नहीं हुई थी, बट दे वर क्वाइट इन लव विद ईच अदर। लेकिन जब उसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ, फैनी ब्राउन मूव्ड अवे फ्रॉम हिज लाइफ एंड दिस थिंग पिंच्ड हिम। अब इसने जो बोला है फेयर क्रिएचर ऑफ एन आवर, यानी खूबसूरत मखलूक। अब ये जो लफ्ज़ क्रिएचर है इसको तो हमने माइंड में रखना है, क्योंकि इसकी बाकायदा एक्सप्लेनेशन हम देंगे। मखलूक हम उस शख्स को कहते हैं जिसके लिए हमें लगे कि वो इंसान नुमान नहीं है, उसमें इंसानों वाली खसलत एट्रीब्यूट्स नहीं है, और इंसान अपनी इंसानियत से इंसान है। If we have got the human milk of kindness, if we have got the feelings of sympathies, हमें हमदर्दी है, हमदर्दी के जज्बात हैं, एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं, इंसानियत है, तो फिर इसका मतलब है हम इंसान हैं। लेकिन चूँकि फैनी ब्राउन ने उसके आखिरी वक्त में उससे बिल्कुल वो दूर हो गई, तो ये चीज़ उसके लिए बड़ी मतलब काबिले अफसोस थी, कीट्स के लिए। इस चीज़ के बावजूद कि वो उसकी जो बिलवड थी वो उसके साथ सिंसियर ना निकली, उसका लव जो था दैट वाज एक्चुअली अनरिक्वाइटेड लव। उस लव को कहती है जिसमें आपको इन रिटर्न मोहब्बत नहीं मिली, ठीक है, जैसे कि वन साइडेड लव हुआ, ठीक है। ऐसा लव जो कि जिसके लिए हम कहते हैं जी रिसिप्रोकेट नहीं किया जिसने। रिसिप्रोकेटेड लव वो होता है जिसमें इन रिटर्न यू गेट लव, और जो अनरिसिप्रोकेटेड लव है दैट इज़ जिसके रिस्पॉन्स में आपको मोहब्बत नहीं मिली। अब चूँकि जॉन कीट्स की मोहब्बत जो थी अनरिफ्लेक्टिंग लव, उसने लिखा भी है इस पोएम में, ठीक है, कि उसके जवाब में उसको ट्रू लव नहीं रिसीव हुआ। उसके बावजूद उसका दूसरा दुख इस बात का है कि ये ज़िंदगी चूँकि ख़त्म होने को आ गई, तो वो अपनी महबूबा के चेहरे को देख के जो उसको फेरी पार्स मिलती थी, जो जादुई ताकत से मुराद ये जो स्पिरिचुअली वो रिलैक्स्ड होता था एक सच्चे इश्क की वजह से, एक सच्ची मोहब्बत की वजह से, तो उसको दुख ये है कि चाहे वो सिंसियर नहीं, चाहे वो लॉयल नहीं, चाहे वो उसका मोहब्बत जो थी उसकी मोहब्बत वो रिस्पॉन्सिव ना निकली, टू साइडेड नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको देखकर इसको तो सुकून मिलता था ना, क्योंकि इसकी मोहब्बत सच्ची थी। तो उसको दुख ये है, खौफ ये है कि अगर ये वक्त ख़त्म हो गया तो उसका चेहरा देखकर, और बाकायदा इसको उसने एड्रेस किया है अपने बिलवड को, फैनी ब्राउन को, और एड्रेस करके कह रहे ना कि खूबसूरत, ऐसी खूबसूरत मखलूक जिसकी खूबसूरती भी 1 घंटे की। आप देखें यहाँ पे अगर हम इसकी पोइटिक डिवाइसेस पे बात करें तो ये एक ऐसी पोइटिक डिवाइस जिसको हम कहते हैं हाइपरबोली, यानी एग्जैजरेटिव स्टाइल। 1 घंटे से मुराद ये है कि ही इज़ हाईलाइटिंग द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो खूबसूरती है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई भी और शय। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो मोर्टल है, यानी मोर्टैलिटी हम सबकी किस्मत में है। ट्रांजिटरी नेचर है ना, चीज़ें जो हैं परमानेंट नहीं है, परमानेंस नहीं है।
तो वो उसको याद करवा रहा है एज इफ ही इज़ रिमाइंडिंग हर कि अगर तुम्हें अपनी खूबसूरती पे अगर मान है या तुम मुझे धोखा दे के या मुझे इस हाल में छोड़ के चली भी गई हो तो तुम कौन सा आब हयात पी के आई हो। यानी कि ये खूबसूरती, ये जो भी तुम हो, तुम्हारी ज़ात, ये एग्जिस्टेंस, दैट इज़ अगेन नॉट परमानेंट। लेकिन साथ ही अपना दुख भी बयान कर दिया। देखिए दुख की कैफियत में भी इंसान कभी कभी थोड़ा बहुत तंज बोल ही देता है ना, और जाहिर है इतना बड़ा दुख था उसको मौत के करीब। जस्ट इमेजिन दिस पोएम इज रिटन बाय अ पर्सन हु इज़ एक्चुअली डाइंग, who knows that he is going to die very soon। तो ये इस पोएम में ये जो फीलिंग्स, ये जो बैकग्राउंड जब आप अपने माइंड में रखते हैं कि ये मरते हुए शख्स ने ये पोएम लिखी और मरता हुआ शख्स झूठ नहीं बोलता। whatever he says he only speaks the truth। ठीक है। अब वो जब ये दोनों खौफ बयान करने के बाद टूवर्ड्स एंड इस सोनेट में आप देखते हैं, इस पोएम में, इस सोनेट में 14 लाइन्स की एक सोनेट है ये, उसमें टूवर्ड्स द एंड ही इज़ फाइनली एबल टू कॉन्कर हिज फियर्स। उसने अपने खौफ पे, अपने जो उसके दिल में ये दो खौफ थे, लव से रिलेटेड और उसकी पैशन जो था, उसकी पोइट्री, फेम, उससे रिलेटेड जो खौफ थे, उन दोनों पे उसने फाइनली काबू पा लिया। टूवर्ड्स द एंड ही रिमाइंड्स हिमसेल्फ कि ये दुनिया अगर फ़ानी है तो इस दुनिया में रहने वाली मोहब्बत और शोहरत जो उसकी वर्क, उसकी पोइम, उसकी पोइट्री से उसको मिलेगी, वो भी तो नथिंगनेस में ही जानी है। मतलब टूवर्ड्स द एंड ये भी कोई इटर्निटी तक तो नहीं ले चलेगी ना उसको, ये चीज़ें भी तो इधर ही रह जानी है। सो दिस इज़ हाउ ही इज़ एबल टू ओवरकम हिज फियर्स, ओवरपावर हिज फियर्स। उसने अपने खौफ जो उसके दिल में थे, जो उसने हमसे शेयर किए, उन पर काबू पा लिया है। स्टोइक रेजिग्नेशन शो किया उसने। ही हैज़ कंटेंटमेंट, ही हैज़ शोन कंटेंटमेंट। और ये चीज़ें जो है ये एक्चुअली ट्रांजिटरी नेचर ऑफ द लाइफ एंड ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द लाइफ इन दिस वर्ल्ड, वो हम तक हाईलाइट की जा रही है। और बज़ाहिर ये एक सब्जेक्टिव पोएम है, बिल्कुल दिस इज़ अ सब्जेक्टिव पोएम दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द पोइट्स फीलिंग्स ओनली, पर्सनल फीलिंग्स। लेकिन इसका जो थीम है दैट इज़ क्वाइट यूनिवर्सल, हम सब के लिए। वी ऑल कैन रिलेट। Later or sooner we all have to be dead ones। हम सबको मर जाना है। अब इस पोएम की स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स जो हैं वो इसलिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है कि चाहे इसमें थीम्स ही क्यों ना पूछे जाएं क्वेश्चन में, हम फिर भी इसके स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स को ज़रूर हाईलाइट करेंगे, क्योंकि वो स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स, वो डिवाइसेस हमें ये बताती हैं, वो इस चीज़ का एक एम्पल प्रूफ है कि उसका खौफ बिल्कुल जस्टिफाइड है। वाक़तन ही इज़ टैलेंटेड द वे ही हैज़ रिटन द पोएम। इस चीज़ से पता चला ये सोनेट कितनी खूबसूरत तरीके से लिखी गई, वेल कंस्ट्रक्टेड पोएम है, वेल कंस्ट्रक्टेड सोनेट है। अब इसमें देखिए जी राइम स्कीम्स आपको पता है, यू कैन ईजिली फिगर इट आउट। लेकिन जो डिफरेंट मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नोटिसेबल हैं, जिन्हें हमने ज़रूर हाईलाइट करना है। उनमें एक चीज़ तो जनाब इसकी आपने देखा है कि इसमें पैथेटिक फेलेसी है, जब वो कहता है नाइट स्टार्ड फेस, यानी नेचुरल ऑब्जेक्ट को उसने इस तरह से बयान किया एज इफ इट इज़ लिविंग बीइंग। फिर जब वो कहता है, उसमें फिर पर्सोनिफिकेशन भी है, जब वो कहता है बिफोर माई पेन हैज़ ग्लीन्ड, तो पेन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है और वो ग्लीनिंग का प्रोसेस वो वर्ब वो नहीं कर सकता। लेकिन उसने, चूँकि हमें पता है पोइट्स के पास पोइटिक लाइसेंस होता है। पोइटिक लाइसेंस का मतलब यह है कि पोइट्स जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बात पोएम में लिख सकते हैं, तो हमें उसको एज इट इज़ बिलीव करना है, जिसको हम कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब यह है कि जब हम पोइट्री, एक पीस ऑफ पोइट्री या कोई भी इस तरह की शायरी को पढ़ रहे होते हैं, तो उस वक्त हम जानबूझकर विलिंगली अपने डिसबिलीफ की जितनी भी फीलिंग्स हैं, यानी गैर यकीनी जो कैफियत होते हैं, उनको सस्पेंड कर देते हैं और जैसा कुछ लिखा है उसको एज इट इज़ हम सुनते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उसको चैरिश करते हैं। तो रीडर हैज़ टू ऑब्जर्व विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, जहाँ पे पोइट अपना पोइटिक लाइसेंस इस्तेमाल करता है। अब कलम जो है वो ग्लीनिंग का प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन पोइट ने ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि देखें यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आ गई। फिर आप देखें मेटाफर्स, वो भी एक्सटेंडेड मेटाफर्स। इसमें उसने हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है, जिसमें ग्लीनिंग होती है, जिसमें बाकायदा कांटी छांटी होती है, गंदम को उनके खोशों से अलग किया जाता है, ग्रेन जो भी हो, गंदम को या अनाज, वो सारा प्रोसेस, उसको फिर किस तरह स्टोर तक प्रिजर्व किया जाता है, वो उसने बयान किया।
उसके बाद एक दूसरा एक्सटेंडेड मेटाफर है जहाँ पे उसने क्लाउड्स की बात की है और नेचर की बात की है कि भाई आसमान को जब देखता हूँ, सितारों भरे चेहरे को देखता हूँ, क्लाउडी सिम्बल्स को देखता हूँ तो मेरे ज़हन में ख्यालात आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप देखें, वो भी आपको एक मेटाफर नज़र आया, वहाँ पे वो मेटाफर भी है और वो पैथेटिक फेलिसी भी है। इसके अलावा हम देखते हैं हाइपरबोली का इस्तेमाल, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया, जो वो कहता है फेयर क्रिएचर ऑफ एन आवर। उसके बाद हम देखते हैं इसमें सिज्यूरा भी है, जब अपने दोनों फेयर्स वो शेयर करके एक लॉन्ग सी डैश आती है पोएम में, दैट इज सिज्यूरा, अ स्ट्रॉन्ग पॉज, क्योंकि खौफ लिखते लिखते एकदम से जैसे वो एक गहरी सोच में गया और वो कहता है कि आज इस वाइल्ड वर्ल्ड की सहरा, इस शोर पे खड़ा होकर मैं सोचता हूँ कि ये लव और फेम भी तो ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो वोल्टा हमें नज़र आया, वोल्टा यानी सडन चेंज ऑफ थॉट टुवर्ड्स एंड दैट्स ऑल। आई होप आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा, इसके थीम समझ आए होंगे, इसमें ट्रांजिटरी नेचर ऑफ लाइफ एंड वर्ल्डली थिंग्स जो है वो हाईलाइट की गई हैं, और हमारे लिए भी इसमें एक बड़ा खूबसूरत मैसेज है कि किसी भी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई फेलियर ज़िंदगी में अगर आए, कोई सिकनेस, कोई भी चीज़, तो उससे हमने घबराना नहीं है, बल्कि स्टोइक रेजिग्नेशन शो करना है, कंटेंटमेंट शो करनी है। वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि जो होना है अल्टीमेटली वो होना है। दैट्स इट।